देखेंगे हम इंफॉर्मेशन की कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसको समझ के। जैसे रेनबो पढ़ रहे थे ना, तो रेनबो और इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या कह रहे हो? हाँ, इंद्रधनुष बोलते हैं। और मैंने इसमें कहा था कि ये वर्ण विक्षेपण के वजह से होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसके मेन कारण होते हैं बनने के, यही मैंने बताया था। और फिर मैंने कहा था कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। 2 बार क्या होता है? अपवर्तन, और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने प्राइमरी में बताया था, ठीक है। मुख्य कारण इंद्रधनुष बनने का क्या है? रेनबो बनने का मुख्य कारण क्या है? लाइट ऑफ डिस्पर्सन। लाइट ऑफ डिस्पर्सन। तो हम थोड़ा इसी को सीखेंगे कि एक बारिश का बूंद है। मैंने कहा था कि बारिश के ठीक बाद बारिश के बूंद में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तब उसमें जो क्रिया होता है, उसमें इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के वजह से, रिफ्रैक्शन के वजह से वो हमें कलरफुल दिखता है। यही मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए कि ये आसमान में, ये आपका क्या है? ये पानी का ड्रॉप है। ये मैंने बड़ा बना दिया है ताकि आपको दिखे। ठीक बात है। ये बारिश का बूंद है। हाँ, तुम्हारे तरह ही बना रहा हूं। ये बारिश का बूंद है और सूरज की रोशनी कहीं से आ रही है। मान लीजिए कि सूरज की रोशनी यहां से आ रही है। यहां से सूरज की रोशनी आई, तो ये आप मुझे बताइए, ये जो एरिया है वो क्या है? एयर है ना? एयर है, इसका मतलब क्या है? रेयरर माध्यम है। और पानी के अंदर मतलब माध्यम चेंज, ये एयर है, तो अभी विरल माध्यम है ना? अभी कहां आ गया? ये सघन में। तो जैसे ही सघन में आएगा, इसके अंदर कुछ अंतर आएगा, ये अपने एग्जैक्ट पाथ से थोड़ा सा झुकेगा। अच्छा, अब आप कहिएगा कि नॉर्मल पे ही तो झुकेगा। जैसे नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है कि अगर आप यहां से सीधे परपेंडिकुलर खींचे, यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या हो सकता है जो 90 डिग्री हो? कुछ यूं, ऐसे, ठीक है, यही तो होता है। फिर ये आके कहां जाएगा? टकराएगा इस पे, ये इधर टकराया। तो टकराने के बाद, अच्छा मान लीजिए ये एरो मैंने पलट देता इधर, तो फिर ये इधर जाता और फिर दूर भागता। ऐसा ही होता। जैसे मान लीजिए ये एरो अभी यहां है, तो अंदर से अगर जाता तो जो क्रिया यहां हो रही है वही क्रिया बाहर होती। जैसे ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे निकलता, यही निकलता ना। अंदर आ रहा है तो ये सीधे यहां आया और यहां से लाइट यहां आके टकराई। तो सोचिए जरा कि ये बाहर से अंदर आई, और मैंने कहा कि ये इसे अगर इस तीर को अगर इस साइड निकाल दोगे ऐसे, तो फिर उसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये लाइट यहां टकराने के बाद बाहर काहे नहीं जा रही है? बाहर आई तो थोड़ा ऐसे होना चाहिए, इसको अभिलंब से दूर भागना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये लाइट जब एयर से अंदर जा रही है तो थोड़ा सा टर्न होके यहां टकराएगी। फिर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि ये लाइट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये इधर निकल जाएगी, लेकिन यहां से ये क्यों नहीं हो रहा है कि यहां से ऐसे हो रही है? ऐसा होगा, लाइट का गुण है। कभी ऐसा कंपेयर करिए, ऐसा इमेजिन करिए कि आप अपने घर के छत
वाले कमरे में है, मान लीजिए ऊपर वाले कमरे में है, और लाइट कट गई, बाहर सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी खत्म, स्ट्रीट लाइट ऑफ, बाहर अंधेरा है और आपके घर में इन्वर्टर है, लाइट जल रही है, तो आप अपने चेहरे को आप अपने खिड़की के कांच से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि बाहर जो अंधेरा है, आपका जो लाइट है उस कांच के खिड़की से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया ना। तभी तो आप अपने चेहरे को कैसे देखेंगे? जब आपका लाइट परावर्तन होके, मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो लाइट का दोनों गुण होता है, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं होता है कि टकराया और पास हो गया, कुछ कुछ चीजें रिफ्लेक्ट। अच्छा, बाहर जब मान लो अचानक लाइट आ गई, अभी खूब देख रहे थे अपने चेहरे को जब लाइट कटी थी, लेकिन अचानक लाइट आ गई बाहर भी, तो बाहर वाले लाइट का कुछ हिस्सा आपके घर में भी आएगा खिड़की से और कुछ उधर, तब आपको नहीं दिखेगा चेहरा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके लाइट का असर आपके यहां, आपके लाइट का असर उसके यहां, तो फिर वो मैनेज हो जाएगा। तो यहां ये वाला काम हो तो रहा है, बट इसके वजह से हमें नहीं दिख रहा है, ये हो रहा है, होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जब रेनबो बनता है तो परावर्तन भी होता है? होता है, इसीलिए मैंने कहा कि परावर्तन होता है, क्योंकि ये लाइट आई है और आके फिर गई है टकरा के, और ये जो लाइट है अंदर जो वापस आ रही है ये पूरा का पूरा, तो ये हमारा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और फिर यहां से ये बारिश की बूंद के आखिरी छोर से ये बाहर निकलेगी तो फिर ऐसे भागेगी? अरे ऐसे नहीं भागेगी। तो अगर नॉर्मल होगा, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहां से एक लंब खींच दीजिए, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये अभिलंब से कहां भागेगी जी? दूर भागेगी, ऐसे भागेगी ना। तो मान लीजिए कि ये ऐसा खींच दिया या ऐसे मिला दिया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगा इस बारिश के बूंद का, और ये क्या हो जाएगा? R, और ये क्या हो जाएगा? I। तो ये I यहां भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, बट इसके वजह से ये नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैंने जब रेनबो बना था तो मैंने कहा था कि परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो परावर्तन हुआ, फिर यहां आया। अच्छा, यहां आने के बाद ये लाइट बाहर जाएगा जरूर, तो बाहर गया, लेकिन एक लाइट का हिस्सा यहां से टकरा के टोटल इंटरनल वाला केस भी होगा इसमें, फिर होगा। ये आगे सेकेंडरी में इसका पॉसिबिलिटीज बनता है, बट इसके वजह से ये दिख जाता है। इसके वजह से क्या दिखेगा? ये कलरफुल। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कल जो मैंने पढ़ाया था उसको हम चित्र पे दिखा रहे हैं। ठीक बात है? समझ रहे हो मेरी बात? इंद्रधनुष कैसे बन रहे थे? दो तरह के होंगे, 2 बार इसमें अपवर्तन हो रहा है 2 बार अपवर्तन, ठीक है, और 1 बार अगर प्राइमरी बने तो, सेकेंडरी बने तो फिर से यहां से आ गया। 2 बार अपवर्तन और 2 बार, तो ये होता है इंद्रधनुष का बनना। और मैंने फिर इसके बाद आपको कलर पढ़ा दिए थे कलर, रंग पढ़ा दिए थे आपको। RGB प्राइमरी कलर होते हैं, RGB के अलावा जो कलर होते हैं वो सेकेंडरी मतलब इनके मिलने से जो बनते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। और उन दो, एक होता है कंप्लीमेंट्री कलर, पूरक कोण, तो 2 कलर को मिला के अगर सफेद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पूरक रंग बोलेंगे या कंप्लीमेंट्री कलर बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आप आंख से देखेंगे सभी कलर को, तो आज पढ़ेंगे आंख। नया टॉपिक क्या है? आई, आंख। शुरू करें आंख?
पूछिए। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर अगर प्रेशर की बात कर रहा है तो वो हम पढ़ेंगे दाब में। आपके आपके और कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो बताइए। अगर फिर भी जो भी प्रश्न आपको जानना है तो वैसे अकेले में पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अभी क्लास चल रहा है तो इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलिए आई, आज हम क्या लिखेंगे? अच्छा, आपको ये कलर कौन सा है? पीला। कौन सा कलर है? पीला, मतलब ऑरेंज कह सकते हैं। ये कौन सा कलर है बताइए? येलो। येलो, राइट। ये क्या लिखा मैंने? आई का मतलब क्या होता है? नेत्र। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भैया बातें मत करो भाई, देखो इधर आई। अभी मैं येलो से लिखा, इसके पीछे रीजन है। जानते हो क्या रीजन है? आंख तुम्हारा जो है ना, येलो कलर को देखने में उसको तकलीफ नहीं होती। और एक कलर और है नीला, इसमें आंख एकदम रिलैक्स होता है देखने में। बाकी कलरों से दिक्कत हो सकती है, इसलिए जब तुमसे प्रश्न पूछे कि सुग्राही कलर, मतलब ऐसा कलर जो आंख देखने में कोई दिक्कत ना हो, वो पीला और नीला है, लाल नहीं। पीला और नीला है। ये प्रश्न पूछा गया है, अभी प्रश्न आ रहा है हमारे पास, बनवा रहे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। तो अभी ये पढ़ा लेंगे, फिर पूछेंगे प्रश्न। ठीक है, चलिए आंख बनाऊं? अच्छा चलो भाई, चलो चलो। नीला, अरे चल चल चल। सुनिए भैया, बात बंद करो। देखो, मैं बहुत सामान्य आंख बनाऊंगा। ये आंख का अंदर का पूरा आकृति बनेगा और तुम्हें समझ में भी आएगा। बहुत पहले पढ़े भी होगे, अभी जो पढ़ोगे जीवन भर याद रहेगा। देखो, हमने कलाकारी नहीं करना है। ये देखो, यहीं से आएगा क्वेश्चन एकदम, एक भी चीज बाहर नहीं जाएगा है। हाँ, अच्छा। इससे बाहर कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, हमारे से बाहर नहीं जाएगा। हम यूट्यूब नहीं है ये, आपको ऑफलाइन क्लास में हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं है, वो ये मैंने ब्लैक ही जानबूझ के दिया है। नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं है। मैं यहां ऐसे स्पॉट बना देता हूं दूसरे कलर से। ठीक, अब देखिए, ये देखिए, हमने यहां पे कुछ यूं और बहुत सारे लिक्विड यहां हमने भर दिया। ठीक है, देखते जाइए आप। ठीक, ये ब्लैक हो गया, ये नर्वस हो गया। अब देखिए, इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो मैंने सबसे पहले ये लाइन खींची है, ये वाली, ये इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? ये है कॉर्निया। ठीक, हिंदी भी बोलेंगे। अभी पहले नाम सुन लीजिए, जो फेमस नाम है उससे कॉर्निया। और ये जो है, ये वाला जो खींचे हैं, ये है आइरिस, नेत्र। हाँ, आइरिस, परितारिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परितारिका। आंख का कलर डिसाइड करता है, ये सबको लिखवाएंगे। ये है लेंस। क्या है?
और लेंस की आकृति देख के पता चला आंख में कौन सा लेंस होता है? आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। और ये जो इसको पकड़ा हुआ है, इसको सिलियरी मसल्स होता है, जो जो लेंस को पकड़ के रखता है। ठीक है। इधर भी लिक्विड रहता है, इसको इसको बोलते हैं वेट्रियोस। क्या बोलते हैं इसको? वेट्रियस। अच्छा, नाम याद आता है। तो इसको बोलते हैं, बहुत सारे गुच्छा है नस का जो आपके इमेज को पीछे ब्रेन में देता है। तो इसको बोलते हैं दृष्टि नर्व्स या शिराएं। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि शिराएं। दृष्टि शिराएं। दृष्टि शिराएं, इसको दृष्टि शिराएं मतलब जो नर्व्स होता है उसको बोलते हैं। नर्व्स मतलब नसें। ठीक है। नर्व से जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, आंख की जो चीजें, उसको बोलते हैं ये। तो क्या इतनी आपको बातें ध्यान में आ रही हैं? ये मेन चीज है। और इसमें एक होता, अच्छा ये वाला जो होता है कचाब द्रव बोलते हैं इसको। कचाब द्रव मतलब ये एक्वस ह्यूमर है, मतलब एक लिक्विड है जो ये रहता है। एक्वस है, ये लिक्विड है। ये लिक्विड आपके आंखों पे रहता है। ये लिक्विड क्या करता है? आपके आंखों में अपवर्तन का कारण करता है। जैसे इस लिक्विड पे पड़ेगा प्रकाश तो अपवर्तन होगा। ठीक है। आप इमेज, आपके आंख पे इमेज बनता है, वो इन्हीं सब के कारण होता है। ठीक है। तो अब हम एक एक करके चीजें जानेंगे कि क्या क्या होती हैं। अच्छा, लाइट से अगर हम आपसे पूछे लाइट के बारे में कि कितने तरंग दैर्घ्य वाले लाइट आपके आंख देख सकते हैं, तो आपको ये मालूम है? कितने तरंग दैर्घ्य वाले लाइट आपकी आंख देख सकती हैं? बताइए। अच्छा, इसको तो येलो स्पॉट बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु। इसको बोलते हैं पित्त बिंदु। इसको बोलते हैं दृष्टि ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है। इसके बीच में यहां होता है रेटिना, नहीं क्या बोलते हैं, पुतली। हाँ, पिपिल बोलते हैं। ठीक है। और इस एरिया में रेटिना होता है। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है। इस एरिया में क्या होता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं रेटिना। तो आपके सामने आंख है और इसमें जो मैंने नाम लिखे हैं, ये नाम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक गोला खींचिएगा। ये वाला नस है। ठीक है। कौन सा नर्व्स है? दृष्टि शिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। और यहां जो येलो है इसको बोलते हैं पित्त बिंदु, और जो ब्लैक के स्पॉट मैंने बताया था ये, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और इसके बाद जो इधर है ये कचाब द्रव। कचाब द्रव, इसके बीच में एक होता है पिपिल या उसको बोलते हैं पुतली।
क्या चीज का होता है? तो थोड़ा देर रुकिए, क्योंकि कई एक बीमारी होती है जिसका ऑपरेशन होता है। जैसे ये जो लेयर है ना लिक्विड का, आंख के ऊपर अगर पड़ गया तो एक बीमारी हो जाता है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका विकल्प यह है कि उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। हाँ तो रुक जाइए ना, अभी पहले ही पूछने लगी। अभी तो आंख सीख लीजिए, इसके बारे में सीख लीजिए, फिर हम उसको बताएंगे आपको। आप एकदम धीरज रखिए, आपको बताएंगे हम, ठीक है? अब मैं जो जो नाम लिखा हूं एक एक करके, ये कचाभ द्रव है, ये भी एक लिक्विड है, ये पानी में रहता है। क्या बोलिए बोलिए? क्रिस्टलीय द्रव नहीं, एक होता है जिसको कचाभ या कंचाभ द्रव कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम वर्टियस ह्यूमर। वर्टियस ह्यूमर जिसको बोलते हैं कचाभ मतलब कंचाभ द्रव। तो मैं अलग अलग नाम लिख के और इनको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चित्र के बाद। बनाइए बनाइए, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए। क्वेश्चन रेडी है क्या? अरे भाई ये लिक्विड है, अब यही सारा खेल करता है। जैसे आप आंख बंद करते हो, खोलते हो, या आपके आंखों में, मतलब ऐसा मान लीजिए कि इसमें लिक्विड ही ना हो तो आपका आंख ऐसे ही रह जाएगा। जैसे जैसे होता है ना कि मोबिल, हाँ, अकड़ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले लिखिए क्या है। सबसे पहले हमने कॉर्निया लिखा था ना, ये वाला पटल क्या है? कॉर्निया। तो हम सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे, अरे चलिए लिख लीजिए, ठीक है? यही डायग्राम है। ये बहुत सीधा सपाट डायग्राम है। वो बहुत टेढ़ा मेरा डायग्राम जब वो बायोलॉजिकल वाला होता है, इसको हमें समझना है याद रखने के लिए किस एरिया में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? रेटिना, सॉरी रेटिना कह रहा हूं, सबसे अंतिम में रेटिना है नर्व्स के पास। कॉर्निया, कॉर्निया, और हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक? ये आंख का सबसे बाहरी परत है, दिख रहा है? बाहरी हिस्सा है आंख का ये। कौन? जब आंख दान किया जाता है तो इसी को दान किया जाता है। जैसे आंख किसी को दान करना है तो क्या दान किया जाता है? पूछा गया प्रश्न है, आंख के कौन से हिस्से को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। तो पहले लिख लीजिए, मैं इसको लिखवाऊंगा। हैं? कंचाभ, कंचाभ द्रव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर। किधर? अभी लिखवाएंगे तो एक एक लाइन लिख लेना उसका। अभी अभी लिख लीजिए इसको, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। चलिए इतना टाइम मत लगाइए, अब लिखिए कॉर्निया, डायग्राम लिखिए। पहले वाले लाइन को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। लिक्विड को क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर या कंचाभ द्रव। इसके बाद ये जो येलो, ये मतलब ऑरेंज कलर का जो लाइन लिखा है, इसको बोलेंगे आइरिस, परितारिका। इसके बाद ये है लेंस। लेंस को जो मसल्स बांधे रखती है समायोजित करने के लिए, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है? वो उत्तल लेंस को बांध के रखती है, और उसके बाद एक द्रव मिलता है, बहुत सारे लिक्विड, जिसके वजह से आंख आपका मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, मोशन में रहता है, वरना वही पुतले की तरह ही आंख खुला का खुला रह जाएगा अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ लिक्विड नहीं रहे तो। फिर उसके बाद ये येलो बनाया, येलो स्पॉट होता है एक, ये जो इस कलर से बनाया ये बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट,
और यहीं इस एरिया में होता है आपका रेटिना, इसको बोलते हैं दृष्टिपटल, ठीक है। और ये जो नसें गई हैं ये ब्रेन के पास गई हैं, ये आंख द्वारा भेजे गए मैसेज को आपके तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में भेजता है, ब्रेन में भेजता है ये वाला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दृष्टि शिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स या दृष्टि शिराएं बोलते हैं। ये जो लिक्विड है उसे बोलते हैं वेट्रियस ह्यूमर, ये द्रव है, एक तरह का लिक्विड है, ठीक है। अब लिख लिया, अब हेडिंग डालो कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है जी? ये सबसे आउटर पार्ट है आंख का, इट इज द पार्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द आईज, आंख का बाहरी हिस्सा या नेत्र का बाहरी हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये नेत्रदान में काम आता है, नेत्रदान में इसी को दान करते हैं। और तीसरा जो प्रश्न बनता है कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रकाश का अपवर्तन करना, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि इसमें होता है लिक्विड और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, अपवर्तन करता है ये प्रकाश का। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। दूसरा लिखिए आइरिस, आइरिस या परिताड़िका, दूसरा होता है आइरिस या परिताड़िका, आइरिस या परिताड़िका, दूसरा आइरिस या परिताड़िका, आइरिस या परिताड़िका। आंखों का रंग या आंखों का कलर परिताड़िका पर ही निर्भर करता है, यानी कि आपका आंख कत्थई हो, नीला हो, भूरा हो, उजला हो, ये सब किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर। तो पहला पॉइंट, एक शेर सुनो, राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कहते हैं कि तेरी कत्थई आंखों में है, कत्थई आंख। अब आंख ये कलर कौन डिसाइड करेगा? आइरिस। तो लिख लो पहले फिर बताएंगे तुमको। परिताड़िका, आइरिस क्या करता है जी? आंखों का कलर। तो नेत्र का रंग आइरिस पे या परिताड़िका पे निर्भर करता है। तो द कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन द आइरिश। किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। नेत्र का रंग परिताड़िका पर निर्भर करता है। ये क्या करता है जी? नेत्र का जो कलर होता है परिताड़िका पे, 3 बी याद रखिएगा, बी 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 बी, और इसके बाद से जल्दी से तीसरा बी लिख दीजिएगा, नहीं तो इस बी बी का कुछ और मतलब हो जाएगा फिर, ठीक है? अरे सही बात है क्या? अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि जो लोग नहीं, ये सामान्य परिधारणा है कि बीबी की बात माननी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। सत्य बोलते हैं गलत बोलते हैं? गलत बोलते हैं। एक उदाहरण सुन लो। दशरथ ने सुनो, दशरथ ने भाले राम को वनवास हुआ, बट बीबी की बात मानी कि नहीं मानी? तभी तो गए ना। अब फिर सुनो, राम ने बीबी की बात मानी कि नहीं मानी? भले ही लंका को जलाया,
रावण उठा के ले गया, बोली कि वो हिरन चाहिए। बताओ, ये ख्वाहिश देखो, सोने का हिरन चाहिए। वो कह रहे हैं कि सोने का हिरन नहीं होता है, नहीं चाहिए। माना, माना कि नहीं माना? भले कुछ भी हुआ, अभी फिर ठीक थे। एक आदमी जो नहीं माना उसका सर्वनाश हो गया, पता है कौन? रावण। मंदोदरी कहते रह गई कि छोड़ दो छोड़ दो, राम के पास भेज दो, राम के पास भेज दो। ये भगवान है, कह रहा है कि मूर्ख मंदोदरी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंदर पूरे तीनों सृष्टि के ज्ञान का दम्भ है। मैंने अपने ताकत और अपने प्रतिज्ञा के बल पे महादेव को अपने वश में कर लिया है। वो कहती हैं कि फिर कह रही हूं, नहीं माना उसका लंका भस्म, सब कुछ भस्म। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात पर। कहना ये चाहते हैं, मानना चाहिए। अरे बीबी का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लैक हिंदी में लिखो काला, फिर लिखो एक बी का मतलब एक बी काला, और एक बी भूरा ब्राउन, और एक बी ब्लू नीला। ये जो कलर है ना, आंख आंख इसी कलर में होता है, लाल नहीं होता है किसी का आंख लाल। आंख लाल होने का मतलब एक मुहावरा है, तेरी कत्थई आंखों में है खंजर वंजर सब, तेरी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुड़िया उड़िया खंजर वंजर सब, तेरी कत्थई आंखों में है, तेरी कत्थई आंखों में है। क्या हुआ? इतना हंस क्यों रहे हो भाई? ये सत्य बात बता रहा हूं। हाँ, याद रखना, तेरी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुड़िया उड़िया खंजर वंजर सब, और मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी रही, मुझसे बिछड़कर कहां वो अब पहले जैसे रही, फीके पड़ गए चादर वादर, तकिया वकिया चादर वादर सब। ये राहत इंदौरी का शेर है, मुझे इस पे याद आ गया भाई। चलिए बहरहाल लिव इट, और अब सुनते हैं फिर से। आइरिस समझ में आया? कलर किस पे निर्भर करता है आंख का? आज के बाद नहीं भूलना। और ये तीनों कलर उसी का होता है। अगला टॉपिक, मतलब अगला जो पार्ट है वो लिखो, पुपिल या प्यूपिल बोलते हैं जिसको बोलते हैं पुतली, PUPIL। हाँ, प्यूपिल, प्यूपिल। क्या होता है? पुतली, इसको बोलते हैं पुतली। ये क्या होता है? आंख में ये, हाँ सुन लो, ये एक छोटा सा छिद्र होता है, उसके द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है आंख में अंदर। ठीक है, एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी के जरिए प्रकाश कहां प्रवेश करता है? ब्रेन में, मतलब अंदर जाता है। और प्रकाश अंदर जाएगा तभी ना रिफ्लेक्शन, जो भी मतलब क्रिया होता है होगा, और तब क्या बनेगा जी? इमेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? तो ये परितारिका पर एक छोटा सा छिद्र होता है। कहां होता है? हाँ, आइरिस पर, परितारिका पर या आइरिस पर, या इसी को लिखेंगे परितारिका पर एक छोटा छिद्र, जिसके माध्यम से प्रकाश या लाइट रे प्रवेश करता है, एंटर करता है। कहां एंटर करता है? आपके नेत्र में, आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। यह है पिपिल या पुतली। जब आंख में लाइट प्रवेश करेगा, अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
नहीं करेगा तो अपवर्तन नहीं होगा, और फिर जो इमेज बनता है वो बनेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद तो हमने लाइन से पढ़ा है। देखो ये जो रेटिना और रेटिना के बाद हमने ये पढ़ा, यही ना, रेटिना और रेटिना के बाद इसी में था एक छोटा सा होल, छेद, जो प्रकाश को अंदर लेगा। अब लिखिए लेंस, क्योंकि इसके बाद लेंस है, दिख रहा है। आइरिस के बारे में बताएं। आइरिस परितारिका होता है, आंखों के कलर यानी कि नेत्र के रंग परितारिका पर निर्भर करता है। नेत्र के रंग किस पे निर्भर करता है? आइरिस पे निर्भर करता है। और फिर उसके बाद हमने पुतली बोला या प्यूपिल बोला, ये एक छिद्र होता है, किस पे? होल होता है रेटिना पे, सॉरी आइरिस में, परितारिका में। और इसके बाद बच गया लेंस। तो अब लेंस पढ़ते हैं, क्या है लेंस? जैसे प्रकाश जाएगा तब, अभी गया है प्रकाश, अभी धीरे धीरे सारी चीजें बची हुई हैं, तो अभी जैसे जाएगा फिर किस पे इमेज बन रहा है, किस पे छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये सब चलेगा। अभी फिलहाल लेंस लिखिए। प्रकाश गया अंदर तो लेंस मिलेगा उसको, प्रकाश जैसे ही अंदर गया फिर क्या मिलेगा जी? लेंस। लेंस लिखिए। लेंस क्या करता है? अच्छा, कौन सा लेंस होता है आंख में? तो चित्र से तो पता चल जाएगा कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, बताइए। ठीक है, इस आंख के लेंस में ना दरअसल ये जीव का लेंस है, तो इसमें प्रोटीन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? प्रोटीन नहीं भरा रहेगा ना तो आंख पथरीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर लिक्विड नहीं रहेंगे। तो आंख में क्या होता है? आंख में होता है प्रोटीन। तो अब लिख लीजिए, ये कौन सा था? लेंस। लेंस। लेंस को हिंदी में ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल। अगर ताल से प्रश्न कर दे ट्रांसलेट करके, तो सुन लीजिएगा, इंग्लिश में प्रश्न बनता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर ऐसा ताल मिल जाए तो ताल लेंस को कहते हैं। आपको घबराना नहीं है, लेंस। ठीक है, तो वो लेंस पहले तो नेत्र में उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आंख में? और इस लेंस में प्रोटीन भरा रहता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और ये लेंस क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है जी? प्रतिबिंब बनाता है। कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा, उल्टा, और जब उल्टा बनाएगा तो वास्तविक। छोटा, उल्टा, वास्तविक, मतलब स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल, ये प्रतिबिंब बनाता है ये लेंस। तो आप कहिएगा कि आदमी सीधा कैसे दिखता है? तो वही जो नस जाके मैसेज देता है वो तुरंत सीधा कर लेता है इसको। देखेगा ये आपका आंख उल्टा, वस्तु से छोटा, अरे इतना छोटा है तो आपके साइज का ही देखो ना, आंख के अंदर रेटिना, रेटिना के अंदर छोटी सी वो उसमें लाइट जा रहा है, फिर अंदर लेंस से टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तब जाके आप इतने बड़े विशालकाय शरीर का इतना सा छोटा ये आंख का अंदर का सामान चित्र बना लेता है। और माइंड को कहता है देख बेटा, देख लिया कुछ। इसलिए देखना, इसलिए किसी चीज को देखने से दिमाग ज्यादा प्रभावित होता है। आप आंख बंद करके जितना देर रहिए, वो मेडिटेशन का दौर होता है, दिमाग नहीं भटकेगा। जितनी चीजों को दिन में आप देखते हैं उतनी बार आपके माइंड में डेविएशन क्रिएट होता है और मन उतना ही चंचल होता है। जो जितना घूमेगा, जितना चीजें देखेगा, उसके दिमाग में उतनी ही इमेजेस क्रिएट होंगी, क्योंकि आंख का यही काम है, देखेगा इमेज बनाएगा, और जैसे ही इमेज बनेगा उस पर सोचेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन में आंख बंद इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप कम लोगों के संपर्क में या ध्यान में रहेंगे तो इमेज कम बनेगी, और यही मेडिटेशन का कारण होता है कि मेडिटेशन करने से दिमाग स्वस्थ रहता है। बहरहाल ये इतनी बात समझ में आई आपको? नेत्र क्या करता है? इसमें प्रोटीन होता है। नेत्र में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ये लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं प्रोटीन होता है, ये पूछा गया है।
ठीक है, तो आंख में प्रोटीन होता है और छोटा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है आंख में। अब लिखिए इसके बाद एक होता है ना सिलियरी मसल्स, जो इसको पकड़ के रखता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो लेंस को पकड़ के रखता है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, क्या लिखना है, सिलियरी मसल्स। इसको बोलते हैं पक्षमाभ पेशिया। ठीक है, पक्षमाभ पेशिया, पक्षमाभ पेशिया, या इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये पक्षमाभ, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये हमारे लेंस को समायोजित करता है, पकड़े रखता है। समायोजित करने का मतलब लेंस को एडजस्ट करता है। ये लेंस को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो बस इतना ही लिखना है। इसका जो कार्य है वो क्या है, लेंस को समायोजित करना, एडजस्ट करना। इसका कार्य क्या होता है, लेंस का इसका वर्क होता है एडजस्ट करना। किसको, लेंस को। लेंस को एडजस्ट करना इसका काम होता है। अब लिखिए ब्लाइंड स्पॉट। देखिए चित्र देखिए, ये क्या है जी, ब्लाइंड स्पॉट। कहां बन रहा था, इधर। इधर ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट का कारण ये होता है कि इस पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दिखाई ही नहीं देता। वो क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। तो आप लिखिए ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। अंध बिंदु, अंध बिंदु, या इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। देखिए इस पे बने प्रतिबिंब, इस पर बने प्रतिबिंब, ब्लाइंड स्पॉट। यह रेटिना पर वह बिंदु है, ऐसे लिखिए, यह रेटिना पर वह बिंदु है, यह रेटिना पर नहीं, देख लीजिए रेटिना पे है ना, ये यही तो है रेटिना। हमने बोला था ना कि यहां आखिरी में रेटिना है। तो रेटिना पर वह बिंदु है, अरे यार, यह रेटिना पर वह बिंदु है, वह रेटिना, मतलब रेटिना जो दृष्टिपटल है। रेटिना हिंदी नाम नहीं है, अंग्रेजी नाम है रेटिना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। तो यह जो दृष्टिपटल पर, रेटिना को लिख लीजिएगा, दृष्टिपटल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। तो यह दृष्टिपटल पर वह बिंदु है जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब जब बनेगा इस पे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यह रेटिना पर वह बिंदु है जिस पर प्रतिबिंब बनने पर दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देगा, नहीं। यही जैसे एक तरह का एक स्पॉट होता है आपके आंख में, अगर ये बीमारी टाइप से देखते हैं कि इस पे अगर आपके प्रतिबिंब बना, मान लीजिए कि लेंस प्रकाश लिया
और इमेज कैसे बनता है जी? किसी लेंस से प्रकाश जब गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद जहां ये कटा एक दूसरे से, यही इमेज बनेगा। मान लीजिए ये जो कटा लेंस के बाद, जैसे आंख में ये लेंस है और लेंस से प्रवेश हुआ लाइट, और जहां कट रहा है वो यहां कट रहा है, ये पहले ही यहां कट गया, तो यहां मान लीजिए कि बना ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है? प्रतिबिंब आपको दिखती नहीं है, मतलब प्रतिबिंब बनने के बाद इस पर दिखाई देती ही नहीं है। ठीक है, एकदम दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपको देखना था यहां और बन गया है कहां? ऐसे जगह पे। और ये एक तरह की बीमारी है, आंखों में होता है, तो हम आगे बीमारी जब पढ़ेंगे पहले एक बार पढ़ लें। तो ये ब्लाइंड स्पॉट हमारे आंख में होता है, ब्लाइंड स्पॉट, और उस पे अगर प्रतिबिंब बना तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर किसी चीज को देखने में दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखिए, चेक कराना पड़ेगा कि क्या ब्लाइंड स्पॉट की तो समस्या नहीं है कि ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनता है तो वो दिखाई नहीं देता। ये कहाँ होता है? रेटिना पर। कहाँ होता है जी? कहाँ होता है? रेटिना पर। अब लिखिए येलो स्पॉट, ये भी कहाँ होता है? ये भी रेटिना पर होता है। ये ऊपर की तरफ होता है, ब्लाइंड स्पॉट नीचे की तरफ होता है। येलो स्पॉट क्या? लिखिए येलो स्पॉट, ये इसको बोलते हैं पित्त बिंदु। ये भी रेटिना पर ही बिंदु है। मैंने चित्र में बताया था कि ये जो बिंदु है ये रेटिना या दृष्टिपटल पर, वह बिंदु जिस पर अगर कोई प्रतिबिंब बने, जिस पर इमेज बने, प्रतिबिंब या इमेज बने, तो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, अधिक स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब अगर येलो स्पॉट पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, ये रेटिना पर ही है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा तो, और येलो स्पॉट पर बनेगा तो स्पष्ट दिखेगा। इसको पित्त बिंदु कहते हैं, और इसी पे एक स्वस्थ व्यक्ति का जो इमेज है बनता है और वो दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पित्त बिंदु या इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। अब लिखिए ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, दृष्टि शिराएं। ये क्या करती है? प्रकाश, ये क्या बोलते हैं, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रही हैं, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रही हैं उसका सूचना मस्तिष्क को देता है। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ा के फिर समराइज करूंगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर काम कर रहा है, तो तुम्हें एक ही बार में सब चीज समझ में आ जाएगा। अब जो लिखना है, क्या लिखना है जी? दृष्टि शिराएं, जिसको ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, दृष्टि शिराएं। इसको क्या बोलते हैं? बोलिए, लिख देते हैं पी। दृष्टि शिराएं, आप याद करिए दृष्टि शिराएं कौन थी? इमेज देखिए, ये जो शिराएं थी रेटिना है ना, रेटिना पे दो स्पॉट बने, एक येलो और एक ब्लाइंड, और यहीं जा रही हैं ये जो नसें, इसको बोलते हैं दृष्टि शिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये क्या करती हैं बेसिकली? नर्व्स हमेशा सिग्नल पहुंचाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिग्नल, मतलब मैसेज पहुंचाएगा किसको? ब्रेन को। लिखिए दृष्टि शिराएं, यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब का, यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क को सूचना देता है। यह क्या करता है? सिर्फ जो रेटिना पर
बने इमेज या प्रतिबिंब, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का क्या करता है? मस्तिष्क को इन्फॉर्म करता है, सूचना प्रदान करता है या देता है। ठीक है, तंत्रिका को या ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, आपके मतलब ब्रेन को या मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है। कोई दिक्कत इसमें? मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है कौन? दृष्टि शिराएं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? देखिए, ये था आंख, क्या था? ऐसे आंख था। मैंने कहा था कि ये यहां से ये जो लाइन है ये क्या है जी? ये था कॉर्निया। ठीक, और फिर यहां हमने दिया था ये है आइरिस। फिर हमने कहा था कि इसमें बहुत सारे लिक्विड उससे ही बच रहा है। इसके बाद हमने बताया था यहां क्या? लेंस। लेंस हमने पढ़ लिया। इसी आइरिस, इसी के बीच में एक क्या होता है? परितारिका के बाद बीच में छिद्र होता है, होल होता है। इससे प्रकाश अंदर जाता है और फिर किस पे पड़ता है? लेंस पे। और लेंस क्या करता है जी? इसको इकट्ठा करके और यहां भेजता है, और यहां मिलता है आपको येलो स्पॉट, और यहां प्रतिबिंब बन जाता है। अगर प्रतिबिंब इधर आ जाए ब्लैक स्पॉट पे, इस पे, तो नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमने कहा कि ये होता है, ये क्या होती हैं? ये होती हैं शिराएं, दृष्टि शिराएं, या इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यहां तक हम पढ़ लिए थे। अब जो लिक्विड, ये लिक्विड जो मिलते हैं, दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक क्या लिक्विड होता है? जिसको बोलते हैं आप एक्वस ह्यूमर। जो पहले मिलता है, लिखो चालक या कचाब द्रव। ये दो द्रव जो आगे मिलता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, या इसको बोलते हैं कचाब द्रव। कचाब द्रव या चालक द्रव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कचाब द्रव या चालक द्रव, या अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर। अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है जी? ये प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए जिम्मेवार है, रिफ्रैक्शन करता है। क्या करता है? तो लिख लीजिए, एक्वस या इसको बोलते हैं कचाब द्रव। एक लिक्विड है कचाब द्रव, या इसको चालक द्रव भी कहते हैं। कचाब द्रव या इसको चालक द्रव भी कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन के लिए जिम्मेवार है। यह क्या करता है? जो लाइट है, प्रकाश, उसका क्या करता है? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेवार है। तो रिफ्रैक्शन करेगा, ये द्रव है। अब आप कहिएगा कि सर रिफ्रैक्शन तो लिक्विड है, एयर से लाइट लिक्विड में जा रही है, तो लिक्विड का क्या गुण है? वो करेगा अपवर्तन, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रही है। इसका मतलब है कि वो होगा रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर? यस सर। अब हम
आंख के बारे में हमने ये जो लिक्विड के बारे में ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। और ये जो आखिरी में लिक्विड होता है ये आपके आंख को चलयमान करता है। हाँ, ये अपवर्तन के लिए यूज होता है। प्रकाश मतलब इसका यही काम है कि मिला प्रकाश का अपवर्तन करेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए आंख में अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, लेकिन बिल्कुल होता है। तभी तो लाइट रिफ्रैक्ट को के अंदर जाएगा और फिर लेंस पे पड़ेगा और लेंस उसको क्या करेगा जी, इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब पास करेगा और पास करके उसका काम क्या है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का काम है कन्वर्जन करना। कन्वर्जन का मतलब होता है कि यह प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करेगा। उत्तल अवतल प्रकाश को बिखराव के लिए जिम्मेवार है, यानी कि अवतल जो है वो अपसारी है, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं। अवतल जो है लेंस की बात करें तो ये प्रकाश को बिखराव करता है, ये दूर भेजता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं इसको, लेंस बोलते हैं कन्वेक्स को, लेकिन कॉनकेव को। लेकिन जब हम उत्तल की बात करेंगे तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है और इसी से इमेज बनता है, कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉनकेव है वो डाइवर्ज करेगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं क्या, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं जी बताइए? अवतल लेंस को अभिसारी बोलते हैं। मैं गलत बोल दिया। अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। अभिसारी का मतलब है प्रकाश को एक साथ करना, संरेखीय करना, और अपसारी का मतलब है प्रकाश को दूर भेजना। ये वाला इमेज बनेगा। यहां बहुत सारी लाइट आ रही हैं, तो यहां से क्या करेगा, ये ऐसे करेगा। लेकिन अगर कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। ये होता है अभिसारी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। और एक होता है ये वाला। तो इस पे जब लाइट जाएगी, इस पे जब लाइट जाएगी तो ये क्या करेगा, यहां से ये दूर भेजेगा, ऐसे भेजता है। इसका जो इमेज होता है इधर आके बनेगा कहीं, तो ये इमेज निगेटिव इधर साइड में बनता है। इसीलिए इसका एफ क्या होता है और इसका एफ क्या होता है, पॉजिटिव। और ये अपसारी इसीलिए कहा जाता है, अपसारी, या इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। इतना क्लियर है? अगला इसमें लिखिए रेटिना। अब हम आखिरी में पढ़ेंगे रेटिना, क्योंकि आखिरी जो बच रहा है वो रेटिना बच रहा है। रेटिना लिखिए। रेटिना, रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। क्या होता है जी दृष्टिपटल? इसी पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको फिल्मोग्राफी भी बोलते हैं। ये फिल्म बनाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है नेत्र का फिल्मोग्राफिक किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं जी? रेटिना को। तो इसी पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, इसलिए यानी कि प्रतिबिंब इसी पे बनता है। इस पे क्या करता है? प्रतिबिंब बनता है इस पर। कैसा? तो इसी पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। आप नहीं लिख रहे हैं? लिख लीजिए। क्या लिखे बताइए?
नेत्र का फिल्मोग्राफी। ठीक है, नेत्र का फिल्मोग्राफी किसको बोलते हैं? रेटिना को। फिल्मोग्राफिक, फिल्मोग्राफिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सिनेमोग्राफिक भी बोल सकते हैं, फिल्मोग्राफिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी पे क्या बनता है? इमेज बनता है, इसी पे इमेज बनता है। और मजे की बात है कि इसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं। कितने तरह के? इसमें से एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। कोन सेल से कई बार प्रश्न पूछे गए। शंकु सेल, शंकु सेल। तो अब आपको क्या लिखना है? रेटिना में, रेटिना में यह दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती है। रेटिना, ये जो रेटिना है यह दो प्रकार के कोशिकाओं से, कोशिकाओं मतलब सेल। सेल क्या होता है जी? सेल क्या है? हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्य करने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि सेल किसने खोजा था, जीवित सेल किसने खोजा था, शरीर का, मानव में सबसे छोटा सेल क्या होता है, बड़ा सेल क्या होता है, दुनिया में सबसे बड़ा सेल क्या होता है, छोटा सेल क्या होता है, छोटा सेल मतलब सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, सेल का फंक्शन क्या है, सेल का ब्रेन क्या है, सेल का जो पावर हाउस है वो क्या है, सेल का ब्रेन क्या है, सेल का जो मतलब बहुत सारी चीज़ें सेल में पूछी जाती हैं। तो सेल बायोलॉजी का चैप्टर है। सेल ये एक फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। तो ये जो आंख बना है, अच्छा हर अंग का अपना सेल है, हर अंग का अपना। तो ये आंख का जो सेल है ये दो तरह से ये रेटिना बना होता है। एक जो मैंने बोला कि दो प्रकार के कोशिकाओं से ये बनती है, दो तरह की कोशिका। तो कौन कौन सी कोशिका है? एक कोशिका है रेटिना, एक कोशिका है जिसको बोलते हैं रॉड सेल। इंग्लिश में बोलते हैं रॉड सेल और हिंदी में बोलते हैं, रॉड को क्या बोलते हैं? छड़ सेल, छड़ कोशिका। और एक होता है दूसरा कोण कोशिका। कोण इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है शंकु, शंकु कोशिका। ठीक है, ये सेल हैं, इसको बोलते हैं कोण, रॉड सेल। ये होते हैं किस में? रेटिना में, या इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। रेटिना में कोई दिक्कत? अब बात है कि छड़ कोशिका क्या करता है। तो ये प्रकाश की तीव्रता के लिए जाना जाता है। जो रॉड कोशिका, ये जो छड़ हमने लिखा है, ये प्रकाश कितनी तीव्रता से इंसिडेंट मतलब रेटिना पर आके इमेज बनाएगी। तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके आंख के अंदर ये बताता है। कौन? छड़ सेल, छड़ कोशिका। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है आपके आंख में। प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है कौन? प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी ये होता है। और शंकु सेल क्या होता है? शंकु सेल क्या होता है? यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, कलर के लिए। प्रकाश किस कलर के आंख में और कैसे उसके इमेज बनेंगे, तो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आप जैसे आप रेड को देख रहे हैं तो आंख उस कंडीशन में थोड़ी है कि जिस कंडीशन में आप रेड को देख रहे थे उसी कंडीशन में आप ब्लू को देखिएगा, ऐसा होता है? नहीं। रेड के लिए आपके आंख का पोजीशन अलग हो जाएगा
अलग अलग कलर के लिए आपकी आंख का स्थिति अलग अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता अंधेरे कमरे, जैसे अभी गर्मी का दिन है, खूब सो रहे हो 8 बजे तक, और जैसे ही दरवाजा खोलोगे आंख ऐसे हो जाएगा, अरे बाबा देखा नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आपके प्रकाश की जो तीव्रता आपके आंख में गई, या प्रकाश का जो कलर है अचानक चेंज हुआ। अंधेरे से आए, अंधेरे का कलर ब्लैक होता है, आप उजाले में गए, अचानक थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसके लिए जो रंग का निर्धारण करता है आपके आंखों को देखने के लिए, वो कौन निर्धारण करता है? शंकु, कोण। ये क्या करता है? ये प्रकाश रंग के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश रंग के लिए उत्तरदायी है। ये किसके लिए उत्तरदायी है जी? रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रकाश रंग, प्रकाश के रंग के लिए, प्रकाश के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये जो मेन रंग है जो आंख में, आंख देख पाती है जिनको बहुत क्लियरली, वो है आरजीबी। कल बताया था मैंने, रेड आरजीबी, क्योंकि इसको कौन सा कलर कहते हैं? प्राइमरी। और इनसे बनने वाले कलर को क्या बोलते हैं? जैसे रेड और ग्रीन को मिलाओ क्या बनेगा? पता है ना? वो चित्र दिमाग में घूम रहा है कि मास्टर ने त्रिकोण बना दिया था, ऊपर लिखा था रेड और नीचे लिखा था जीबी, बीच में लिखा था श्वेत, और इधर लिखा था पीला, इधर लिखा था मैजेंटो, नीचे लिखा था पीकॉक। याद है? चलिए, याद है तो बहुत बढ़िया। ये है सेल। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, मतलब एमसीक्यू। समय है ना आपके पास? हाँ, तो पहले अभी इतना के लिए, अभी और 2-3 टॉपिक बच रहे हैं। 10:30 बजे से टाइम था आपका, हम आए हैं 11 बजे, तो रोना वाना नहीं है, आपको लेट होगा। इसको लगाइएगा क्या? किस कलर को बेहतर तरीके से देखेगा, किस कलर को बेहतर तरीके से नहीं देखेगा? ये एमसीक्यू अब ये चैप्टर से संबंधित है, आपको उत्तर देना है जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं। देखिए, जैसे सौर विकिरण को बोलते हैं सोलर का रेडिएशन, जो प्रकाश है ना, प्रकाश, उसका विकिरण होना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। और रेडिएशन का अपना रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। मतलब हम कितने से कितने तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो 3 तरह के रेंज में डिवाइड होता है। एक होता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं पराबैंगनी, क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। और एक होता है दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल, जो हमारे नजर जिस रेंज को देख सकता है। मतलब प्रकाश के बहुत रेंज होंगे, तो 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। एक वैसा रेंज जो हम नहीं देख सकते, ठीक है, जैसे उसको डिवाइड किया गया है 100 से लेकर 10 का पावर 6 नैनोमीटर तक, इतना तक डिवाइड किया गया है। तो इसमें
तीन कैटेगरी है, एक वे जो अल्ट्रावायलेट मतलब हमारी आंख के पर, और एक जिसमें हम देख सकते हैं, और एक होता है इंफ्रारेड। ठीक है, तो सुनिए, ये 100 से 10 के पावर 6 में डिवाइड है। 100 से लेकर 400 के बीच में अल्ट्रावायलेट होता है, पराबैंगनी का रेंज होता है, और दृश्य का जो रेंज होता है वो क्या होता है 400 से 790 के बीच में। ठीक है, और इंफ्रा का होता है फिर 780 या 790 से लेकर, या यूं कह सकते हैं कि 700 के बाद 10 का पावर जितना भी कह रहे थे वो सब किसका है, इंफ्रा का है। ये आंख के देखने की क्षमता है, मतलब उस प्रकाश को हम देख सकते हैं और किस प्रकाश को नहीं देख सकते। तो हम नहीं देख सकते, एक तो पराबैंगनी वाला, और नीचे देखने के लिए कौन सा जरूरी है, 400 से 700 जरूरी है। ये दृश्य प्रकाश है, समझ गए मेरी बात को? आंख से ऐसे दिख सकता है। हाँ बोलिए। इन्फा और रक्त किरणन बोलते हैं इसको। कौन देख सकता है की बात नहीं है, आपकी आंख नहीं देख सकती प्रश्न के हिसाब से। अभी हम बताएंगे इसके रेडिएशन। बोलिए। 7 इंफ्रारेड 700 के ऊपर 10 का पावर 6 तक नैनोमीटर। अच्छा, अब सुन लीजिए एक और बात। हमारी जो हमारी आंख में एक और कैपेसिटी होता है, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आपको मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, क्यों स्ट्रेट लाइन में गमन करती है? वो गमन करती है कि नहीं करती है स्ट्रेट लाइन में हमें नहीं पता, हमारा आंख ही नहीं देख पाता है कि वो गमन करती है कि नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है ना इतना छोटा होता है कि आपकी आंख उसको स्पष्टता नहीं देख पाती है, इसलिए हमको जो नजर आता है वो आता है स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि उसके छोटे तरंग दैर्घ्य को, वेवलेंथ को हम देख ही नहीं पाते हैं। उसका जो डिफ्रैक्शन होता है वो कितना छोटा लेवल पे होता है ना, लघु लेवल पे, कि हमारा आंख उसको नोटिस नहीं कर पाता है, और इस कारण से हमें लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और मैंने पहले ही बताया था कि प्रकाश के दो नेचर होते हैं, एक होता है कण का नेचर, एक होता है वेव का नेचर। एक होता है कण का नेचर, एक होता है वेव का नेचर। कण का नेचर न्यूटन ने बताया था, वेव का नेचर किसने बताया था? हाइजेन ने। और कण के नेचर को प्रूफ किसने किया था? आइंस्टीन ने। और वेव के नेचर को प्रूफ किसने किया था? यंग ने। और लाइट की स्पीड को किसने दिया था? रोमर ने। ये तमाम चीजें मैंने बताए थे। इसी गुण को देखिए, प्रकाश में जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी लेवल पे होती है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे ऐसा तो जवाब दे पाइएगा? बोलेगा कि प्रकाश हमें सीधी रेखा में गमन करती हुई नजर आती है क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। इसका जो विकिरण होता है, डिविएशन होता है, डिविएशन को बोलते हैं, डिविएशन को मतलब जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन इतना छोटे तरीके से घूमता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता। क्लियर है? ये हमारे आंख के देखने के बराबर है। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न लगाया गया है। दूसरा, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान, मतलब कितना देख सकते हैं आप। देखने का जो है कितना है? 390 से 780 के बीच, यही है ना? ये प्रश्न पूछा है 2014 के, ठीक है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। कर लिया आपने? अच्छा, अब बताइए। तीसरा, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। सर्वाधिक सुग्राही का मतलब सक्षम होता है जिसमें देखने के लिए, वेवलेंथ, विजिबल, मोस्ट सेंसिटिव, जिस पे मोस्ट सेंसिटिव है वो क्या है? बी नंबर। देखिए, हमारा जो प्रकाश, हमारा जो आंख है वो 500 एंगस्ट्रम या 555 नैनोमीटर तक देखने में खूब बढ़िया से सक्षम है। इतना तक एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में खूब बढ़िया सुग्राही। बाकी हमने रेंज तो बताया ही आपसे कि भाई अगर इसके बीच में हो तो ठीक से देख सकते हैं, जैसे 300 से 700 के बीच में हो तो हम देख सकते हैं, बट बढ़िया से देखना है तो किसके बीच में होना चाहिए? 5500 एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना न्यूटन? एंगस्ट्रम बताया था हमने, याद करिएगा। और नैनोमीटर 555 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हमने बताया था किसमें? एसआई यूनिट में बताया था ना, चार्ट देके।
आपको गूगल से अब तक खोज के याद कर लेना चाहिए भाई। चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ चीज को हम बाद में याद करेंगे, पहले तो ये 2-3 बात याद रखिए। चैप्टर खत्म हुआ, आपने नोटबुक रखा, अगर याद नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप याद नहीं करिएगा, ये सत्य है। कहीं टेस्ट देके आए और तुरंत अगर सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाए तो ये समझ लीजिए कि परीक्षा के बाद ही पढ़िएगा आप। भाई ये एक्सपेरिमेंटेड चीज है, ये नहीं होता है। जो छोड़ा कि बाद में करेंगे वो बाद में ही होता है, ठीक है। आपके पास काम होते नहीं है, लेकिन भ्रम दिमाग इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि अच्छा हमको ये काम है, वो काम है, उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, और होता ही नहीं है। इसलिए आज घर पे जाइएगा और जो एसआई यूनिट का जो चैप्टर में हमने दिए थे, आप मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए यार। मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये तमाम तरह से कैसे कैसे चेंज होता है, तो ये होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति। विकिरण का मतलब नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस इज तरंग एवं, अच्छा अभी आ गया वो प्रश्न, याद है? अभी क्या बोला था यंग ने? सबसे पहले न्यूटन ने क्या बोला था? कण। और प्रूफ किया था आइंस्टीन ने, और उसके बाद वेव भी बोला गया था यंग ने, और सिद्ध किया था किसने? हाइजेन कहा था, यंग ने सिद्ध किया था। अब सोचो, तो ये तरंग भी है और कण है, दोनों है, यही है ना? ये आपका सही है, समझ गए आप? अच्छा, एक और प्रश्न इसमें पूछा जाता है, पूछिए क्या? जब ये वेव के फॉर्म में काम कर रहा होगा लाइट, मेरे बच्चों, ये कण होगा तब नहीं, जब वेव होगा तब। तो वेव 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये प्रकाश किस तरह का है? अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये अनुप्रस्थ क्या है, ये तरंग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वेव ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है? लाइट के बाद तक की समझ में आएगा, क्योंकि लाइट और वेव सेम है, इसलिए वेव ही शुरू करेंगे। तो क्या क्लियर है? ये प्रकाश सीधी रेखा, अरे मैच हो गया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। अभी हमने क्या कहा? हम नहीं जानते हैं कि किस रो में प्रवेश कर रहा है, वो कैसे चल रहा है। उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है, उसका डिफ्रैक्शन इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। 2019 का प्रश्न है ये शायद। हम यहां थे ना, ये प्रश्न आया क्योंकि इस चैप्टर से ये प्रश्न मिल करता है, किया गया है, ठीक है? इसलिए मैं जितना लाइन लिखवाता हूं, जितना लाइन बोलता हूं, छोड़ना मत, ब्रह्मास्त्र है वो। चुकोगे तो एग्जाम में चुकोगे, फिर अफसोस होगा मास्टर बता रहा था, कितना बढ़िया बात भूल गए, ठीक है? तो देखो क्या होगा जी, कौन सा आंसर है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, इसलिए वो, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकाश कहां चलेगा? निर्वात में, एयर में, पानी में, कांच में? निर्वात में। निर्वात में ही ये वैल्यू होता है 3 दरअसल इतना नहीं होता है, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है। और कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, कहीं कहीं 8.5 मिनट देता है आने में, मतलब वहां से यहां तक आने में। अच्छा, 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन में लाइट की गति होती है। हाइड्रोजन क्या है जी? गैस है, और हाइड्रोजन में ऐसे चलता है। अच्छा, कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन का? तो सिंपल सा बोलेंगे कि भैया देखो, सी में डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.98 होता है, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब लगभग 1 के बराबर होता है, तो डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। उसी तरह से कांच और पानी का आप जानते हो, सी से डिवाइड कर दो निकल जाएगा लाइट की स्पीड। सी से डिवाइड कर दो, लाइट की स्पीड निकल जाएगी। कैसे, किससे सी से डिवाइड करना है? जैसे आप जानते हैं कि पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। कांच का कितना होता है? 1.5। तो मान लीजिए कांच में लाइट की स्पीड बताना है, तो सी को, सी से नीचे 1.5 लिख के डिवाइड करो, आ जाएगा वैल्यू किसका? लाइट ऑफ स्पीड का। अलग अलग माध्यम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, क्लियर है? सबसे कम किसमें होती है लाइट की स्पीड? कांच में। ज्यादा? इसका दो, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? अरे बताओ किसका होता है? प्रकाश।
लाइट का स्पीड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग, बे ध्वनि का तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बादल चमकती है, चमक पहले आता है, गरज बाद में होती है। दूर से एक आदमी हथौड़ा पीटता है, आवाज पहले जाती है, ठोकता बाद में है। ये देखा, चलिए, पगला है। चलिए, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमान था। शून्यावकाश मतलब निर्वात, शून्यावकाश मतलब वैक्यूम। बताओ, ठीक है, अभी जाना, ये तो आसान पेपर है। प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट इज, ये दोनों एक ही बार दे दिए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, डबल स्पीड सबसे ज्यादा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में इस ऑप्शन के हिसाब से सूर्य प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय सी है, कोई बात नहीं है, चल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित होता है, बदलता नहीं है? When light travels from one medium to another medium, which one of the following remains unchanged? तीव्रता, तीव्रता, ये कह रहा है रिफ्रैक्शन की बात। तीव्रता बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, वेग बदल जाती है, आवृत्ति। ये मैंने लिखवाया था कि फलस्वरूप क्या होता है, तीनों बातें अलग अलग चीजों में लिखवाए थे। ओ माय गॉड, इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ये नहीं बदलता है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अच्छा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो तो क्या होता है? मान लो कि ये अपवर्तन था, अभी रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता? 2020 के बीपीएससी के पेपर में पूछा था कि प्रकाश अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो निम्न में से कौन सा समान रहेगा, नहीं चेंज होगा। 2020 में क्या नहीं बदलेगा जी? आवृत्ति। लेकिन जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो दो चीज नहीं बदलता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। लेकिन अपवर्तन होता है तो एक को छोड़ के तीनों बदल जाता है। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी के अलावा वेवलेंथ, इंटेंसिटी और आयाम, मल्टीट्यूड, तीनों बदल जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। बाकी जो दोनों कम हो जाती हैं, बाकी दोनों कम हो जाती हैं। कोई दिक्कत? जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी तो क्या होगा? डेंसर से रेयर। तो ऑप्शन पर हो, इसकी चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है, मैंने बताया था चाल बढ़ती है ना भाई। यह अभिलंब से ऐसा ही होता है। सही है क्या? सही है? सब बताइए, अरे सब बोलो, ठीक है। अरे दूर जाएगी ना। अरे जब भी नहीं समझ में आए तो वो ट्रॉली वाला एग्जांपल याद कर लो। ट्रॉली वाला एग्जांपल समझ में आया था सबको? जो चक्का उस पे पहुंचेगी उसके मदद से वो ज्यादा घुमा देगा इधर, ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट कलर्स इन थिन सॉफ्ट बबल्स इज द रिजल्ट ऑफ विच फेनोमेनन? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। रुको, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। ध्रुवण नहीं हो सकता, विवर्तन और परिक्षेपण नहीं हो सकता। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण है इसमें। ये हमने व्यतिकरण नहीं बताया है, इंटरफेरेंस नहीं बताया है, ठीक है। तो हम इंटरफेरेंस में जब हम पढ़ेंगे इस बात को देखेंगे। इंटरफेरेंस इसके बाद वाले टॉपिक में है। इंटरफेरेंस है और व्यतिकरण जिसको बोलते हैं, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर
अरे बताओ, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है। अरे क्या भाषा दिया है, पूर्ण अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है टकराया और उसी पास से बदल गया, तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश देख लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। तो ये हमने बताया था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर दूर संचार में काम होता है, इंटरनेट, फोन कनेक्शन वगैरह। समझ में आ रही है बातें? इसका उत्तर दे सकते हो ना? कॉन्फिडेंस लेवल लग रहा है कुछ कि इस चैप्टर से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप, याद है तुम्हें? एंडोस्कोप, आंतरिक अंगों की जांच के लिए एंडोस्कोप की इस्तेमाल। टोटल इंटरनल प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। सकल जब बोले ना, सकल, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली। बड़ा गजब का शब्द का इस्तेमाल किया, सकल। तुम सकले में फंस जाओगे, और लघु सकल में ही फंसते हैं, बाकी तो बाद में देखते हैं। तो ठीक है, तो समझ में आई बातें? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। नहीं समझे? ये इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले क्लास में थे? अब थे कि नहीं मुझे नहीं पता। ये आते आते यही लिखवाए थे कि जो आंतरिक अंगों की जांच करते हैं उसमें, वो किसका उदाहरण है? इंडोस्कोप। किसका उदाहरण है? इस, हाँ ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर ही जांच करना है, बाहर नहीं भेजना है किरण को। अंदर आंत देखना है तुमको, मान लो एक टाइम के लिए धड़कन देखना है, तो उसमें से बाहर निकाल के क्या करोगे? अंदर ही देखोगे ना रिफ्लेक्शन के कि क्या चल रहा है, तब ना देख पाओगे तुम। चलिए, मृग मरीचिका का कारण, मिराज। ये होगा ए। मिराज, इतना एग्जांपल दिए थे मिराज के बारे में, तुम भूल गए कि पूर्ण आंतरिक मृग मरीचिका किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूर की चीजें, व्यतिकरण है नहीं, प्रकाश का, अरे ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, हमने बोला था। अच्छा, इसका इमेज तुमने नहीं देखा था ना? इमेज देखो जरा, इमेज इधर से काम करता है गूगल। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तब करेंगे एक बार मिराज का। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसमें इसका भी कारण क्या होता है जी? इतने बार इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि चमक बढ़ जाती है। अच्छा, शीशा जब टूट जाता है तो अंदर ज्यादा चमकीला हो जाता है। शीशा के फटे हुए दरार को देखोगे तो लगेगा कि इसमें चमक है, एक अलग कलर में तब्दील हो जाता है। वो किसके कारण होता है जी? तो हमने एग्जाम्पल लिखवाया था, शीशा के चटकने के बाद अंदर दरार में चमक होती है, उसको क्या बोलते हैं? हो गया? तो हम देखते हैं, सेव कर दिया हमने पीडीएफ, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने कहा था रुक जाओ, ठहर जाओ लाला। कहाँ है? अरे ये देखो, जैसे ये ट्रक आ रही है, कौन सा? ये हाँ, अच्छा ये देखो,
अच्छा चलो ठीक, डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये दरअसल पानी है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो रहा है। इसमें हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है देखो, दूर जब देखोगे तो धूप बहुत जब चिलचिलाती धूप रहेगी, ये ज्यादा घटना मरुस्थल में होता है, रेगिस्तानी इलाकों में। सबसे ज्यादा ये घटना रेगिस्तानी में होता है, ठीक। हाँ इधर होगा। ये क्या होगा ना कि इसकी जो प्रकाश का जो हीट होता है गैस, और तुम्हारी आंख पे, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? 2 बार इसमें आपके आंख में क्या होगा, अपवर्तन होगा। मतलब एक बार टकराया फिर टकराया, ऐसे। तो ये जो आंखों में भ्रम पैदा कर देता है किसी चीज को, जैसे पानी की मछली हाइट के ऊपर दिखाई देती है, ये अपवर्तन होता है। तो यही चीज जब डबल हो तो उसके इमेज को थोड़ा सा और थीन करके दिखा देगा। तो ये होता है। मैं अच्छा इसका वीडियो देखते हैं। अच्छा कल अभी सर आ चुके हैं, तो एक वीडियो से हम आपको समझाएंगे कि आंख पे ये मिराज वाला कैसे इमेज इल्यूज करता है, ठीक है। अब ये हमारा ये इमेज है जो दूर से पानी दिखाई देता है, ये होता है मिराज, इसको बोलते हैं मृच्छका। अब रही बात कि आगे कल जो हम पढ़ेंगे, कल पढ़ के हम वेब शुरू करेंगे, राइट। कल 2-3 चैप्टर पढ़ के, और कल ही हम यूट्यूब पे ही देखेंगे एक 3D डायग्राम के जरिए कि कैसे मिराज बनता है आंख से देखने के बाद, इल्यूजन कैसे होता है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया सभी चीजें? चलिए कल मिलते हैं आपसे। सुन लो, अरे अभी रुक जाओ, बेचैनी हो जाती है। तो ये है कि वो रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता अपने भी घर नहीं जाता, मेरे भी घर नहीं आता। अच्छा ये तो हमने सुना दिया था शायद, याद है? याद नहीं है? चलो सुनो, सुनिए। मैं जो भी करता हूं उल्टा सीधा करता हूं, मैं जो भी करता हूं उल्टा सीधा करता हूं, मैं पत्थर पे दरिया फेंका करता हूं। हम जो भी करते थे उल्टा सीधा करते थे, पत्थर पे दरिया फेंका करते थे, पत्थर पे दरिया फेंका करते थे। अच्छा हुआ कि वो लड़की अब नहीं रही, सब उसका ही रास्ता रोका करते थे। जाओ कोई तारा वारा नहीं होता, जाओ कोई तारा वारा नहीं होता, मैं ही छत से जुगनू फेंका करता था।